हमारे 5 दल के सभी कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे कूच कर चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक सबसे बड़ा अलायंस बन चुका है। इस गठबंधन में है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। इस गठबंधन को बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल पांडव कहते हैं। अब हमारा दल अलग नहीं है, पांचों दल एक है। और पांडव की तरह हम ये नहीं कह रहे कि 2025 का विधानसभा चुनाव कौरव और पांडवों की युद्ध की तरह लड़ा जाएगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव किसी धर्म युद्ध की तरह लड़ा जाएगा। मैं टूटने वाला हूँ और हम ये बताएंगे कि एनडीए विपक्ष के लिए कितना बड़ा खतरा है। मैं झुकने वाला हूँ। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव क्यों एनडीए को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कह रहे हैं? और ये भी जानेंगे कि क्या है एनडीए बनने की कहानी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 2025 के लिए एनडीए की टीम में कौन कौन है। हमारे 5 दल के सभी कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे कूच कर चुका है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की फाइनल टीम तैयार है। अब हमारा दल अलग नहीं है, पांचों दल एक है। और पांडव की तरह बीजेपी नेता इसे पांडव की उपमा दे रहे हैं। इस गठबंधन के केंद्र में सीएम नीतीश कुमार हैं। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नेता, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री और सियासत की धुरी का नाम है नीतीश कुमार। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सरकार पिछले 2 दशक में किसी की भी बनी हो, लेकिन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही रहे हैं। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में इतने अहम यूं ही नहीं बने। पिछले 20 साल के दौरान उन्होंने एक ऐसा जनाधार बना लिया है जिसके बिना बिहार में सरकार बना पाना लगभग असंभव है। आधी आबादी यानी महिलाओं को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। बिहार में लव कुश वोट बैंक हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है, जो उन्हें किसी भी पार्टी के लिए काफी अहम बना देता है। अति पिछड़ा वोट बैंक का बड़ा हिस्सा भी नीतीश कुमार का साथ देता है। मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार का लॉयल वोटर रहे हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार को जंगल राज से मुक्त कराने का भी श्रेय जाता है। तभी तो नीतीश कुमार की पार्टी अपने दम पर कभी बहुमत नहीं ला पाई, पर इनके बिना कोई सरकार भी पिछले 2 दशक में नहीं बन पाई। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अंडर मार्जिन हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। 12 सीटें इनकी आ गई। और अगर एनडीए की बात की जाए तो 30 सीटें अगर आई तो उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। शायद इस बात को आरजेडी महसूस करती है कि नीतीश कुमार जो एक फैक्टर हैं, जो ईबीसी का जो वोटर है, जो 36% के लगभग में है, जो ओबीसी खास करके अगर यादव को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ओबीसी जातियां हैं और दलित, सवर्ण, मुस्लिम, कहीं न कहीं से इस वोट बैंक पर नीतीश कुमार का अभी भी प्रभाव है। साल 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव का प्रचार आखिरी चरण में था। एनडीए और महागठबंधन के बीच घमासान मचा था। चिराग पासवान अपनी अलग ही सियासी गंगा बहा रहे थे। चिराग पासवान पीएम मोदी को तो समर्थन कर रहे थे, पर उनके मित्र नीतीश कुमार पर उनका हमला सबसे तीखा होता। बताओ और मुख्यमंत्री को नहीं बताओ। तेजस्वी की जनसभाओं में भी भीड़ उमड़ रही थी।
राजनीतिक जानकारों के लिए भी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी एंट्री हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जैसे 2020 के मैच में आखिरी ओवर में चौके छक्के मारे जाते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी सभाएं और रैलियां की। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी के कब्जे वाले सीमांचल में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। 2020 में एनडीए को जीत दिलाने में मोदी मैन ऑफ द मैच साबित हुए। उनके स्ट्राइक रेट ने नीतीश कुमार की सुस्त परफॉर्मेंस की भी भरपाई कर दी और ये सब प्रधानमंत्री ने कोविड-19 और बाढ़ जैसी चुनौतियों से भरी मुश्किल पिच पर करके दिखाया। सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अक्टूबर से बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। 12 दिन में पीएम ने 4 बार बिहार का दौरा किया और इस दौरान 12 चुनावी रैलियां की। कहा जाता है कि एनडीए की जीत के लिए मोदी का महाप्रचार काफी अहम रहा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए का सबसे युवा चेहरा है। अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में एनडीए की लौ को और ज्यादा रोशन कर रहे हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद। ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। वैसे तो लोकतंत्र में विरासत जैसा कुछ होता नहीं है, पर भारत की राजनीति में अगर परिवारवाद एक सच्चाई है तो खुद को उसके काबिल साबित किया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने 2019 में रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने पार्टी की जिम्मेदारियां संभाली। इसी दौरान चाचा पशुपति पारस के साथ भी पिता की विरासत के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। 2021 में चाचा से अलग होकर एलजेपी रामविलास का गठन किया। 2024 में 5 सीटों पर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी चिराग की पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और अपनी जीत को रिकॉर्ड कायम रखा। पासवान जाति से आने वाले चिराग युवा चेहरा भी हैं, इसलिए उन्हें महादलित के साथ साथ युवाओं का भी समर्थन हासिल है। हाँ, दलित वोट को चिराग पासवान प्रभावित करते हैं, इसमें तो सच्चाई है। और 5-6% तो उनका अपना ही जो पासवान समाज का वोट है उसको वो सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। हाँ, युवाओं में लोकप्रियता को लेकर के चिराग की स्वीकारिता बढ़ी है। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की बात वो करते हैं और युवाओं के बीच में लगता है कि एक जोश से लबरेज चेहरा अगर हमारे सामने होगा तो हमारी बेहतरी के बारे में सोचेगा। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी युवा की राजनीति करते हैं। ऐसे में चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने से युवा वोट बैंक में भी बिखराव की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के चौथे खिलाड़ी हैं जीतन राम मांझी। महादलित समाज से आने वाले मांझी बिहार के साथ साथ पूरे देश में एक बड़ा दलित चेहरा बन चुके हैं। पहचान है। जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति में 1980 से ही सक्रिय हैं, यानी 45 साल से वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। पर 9 मई 2014 को उनका नाम बिहार में चर्चा में आ गया, जब सीएम नीतीश ने इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री की कमान मांझी को सौंप दी। हालांकि 9 महीने बाद ही उन्हें सीएम का पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने सीएम पद के बाद जेडीयू से भी नाता तोड़ लिया और अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया। तब से वे अपनी ही पार्टी के बल पर राजनीति कर रहे हैं। मांझी के एनडीए में होने के कारण महादलित वोटर्स का झुकाव भी एनडीए की तरफ हो सकता है। तो एक दलित चेहरा तो है रामविलास जी के बाद कोई यहाँ एक दलित चेहरा, वहाँ चिराग उनकी विरासत संभाल रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी एक दलित चेहरा तो है, इसको कोई कैसे इनकार करेगा। अब वो दलित चेहरा न सिर्फ बिहार एनडीए के लिए है, अब तो नेशनल लेवल पर जो एनडीए सत्तारूढ़ दल है उसके लिए भी एक दलित चेहरा है। जिस बिरादरी से वो आते हैं, जिस समाज से आते हैं, तो संपूर्ण बिहार में तो उनकी आबादी है नहीं।
अब वो मध्य बिहार में जहाँ उनकी आबादी है तो वहाँ वो तो मैटर करते ही है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सबसे महत्वपूर्ण कुशवाहा नेताओं में से एक हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए अपने पाले में लाकर बिहार के लोकुश वोट बैंक को रिझाने की जुगत में लग गई है। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कई मुद्दे हो सकते हैं। हर चुनाव में अलग अलग मुद्दा तूल पकड़ता है, पर एक मुद्दा जो बिहार की राजनीति में शाश्वत है वो है जाति की राजनीति। लव कुश इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। लव यानी कुर्मी, कुश यानी कुशवाहा। नीतीश कुमार के पास लव का समर्थन पहले से ही है। अब कुशवाहा के जरिए एनडीए कुश को साधने में है। कुशवाहा वोट में जो पिछली बार कुशवाहा इधर उधर थे तो लवकुश समीकरण कहीं बिखर गया था। लोकसभा चुनाव में तो लालू प्रसाद ने कुशवाहा वोट पर प्रयोग किया और कुछ हद तक सफलता भी मिली। अब कुशवाहा भी इधर साथ हैं, तो कुल मिलाजुलाकर एनडीए का जो अभी कुनबा मुझे दिखता है इन कंपेरिजन ऑफ महागठबंधन मजबूत दिखता है। हमारे 5 दल के सभी कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे कूच कर चुका है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, आरबी, हम, आरएलएमपी एकजुट होकर इस बार महागठबंधन का सामना करने के लिए तैयार है। सवाल है कि एनडीए के पंच प्रहार के लिए विपक्ष कितना तैयार है। अब हमारा दल अलग नहीं है, पांचों दल एक है। एनडीए के पांडव एक हैं तो सेफ हैं। एकजुट एनडीए, 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 हर रोज सुर्खियां बटोर रहा है एनडीए। पर क्या आप जानते हैं कि एनडीए का गठन कब, कैसे और क्यों हुआ? 1998 में औपचारिक रूप से एनडीए का गठन किया गया। एनडीए का गठन क्यों हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी दी उससे पहले आपको भारत के राजनीतिक इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाओं को दिखाते हैं। साल 1952। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद पहली बार आम चुनाव कराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस और उनके खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ पार्टी के बीच मुकाबला हुआ। जैसा कि सबने सोचा था, कांग्रेस को निर्विवादित जीत मिली। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने रहे, चुनाव होते रहे, कांग्रेस सरकार बनाती रही। नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री बदले पर सरकार कांग्रेस की ही रही। कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस को चुनौती देने की ताकत किसी पार्टी में है ही नहीं। कांग्रेस का कद इतना बड़ा था कि इमरजेंसी के बाद भी मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो सही, पर 2 साल में ही ये सरकार गिर गई। अगले चुनाव में इंदिरा की वापसी हो गई। मोरारजी देसाई के कार्यकाल के 2 साल हटा दे तो 1989 तक कांग्रेस लगभग अपराजय रही, लेकिन धीरे धीरे लोगों में कांग्रेस को लेकर के आक्रोश भरने लगा। आने वाले सालों में राजनीतिक तौर पर कई उथल पुथल हुए। आर्थिक उदारीकरण, बाबरी मस्जिद विध्वंस, मंडल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित जाति की राजनीति, ये सब कुछ इसी कालखंड में हुआ। तेजी से बदलती राजनीतिक घटनाओं का नतीजा ये हुआ कि 1989 से 1999 तक देश में 7 प्रधानमंत्री बदले गए। किसी की सरकार 2 साल चली, किसी की 1 साल, तो किसी की सरकार 1 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी। मई 1998 बीजेपी की अगुवाई में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन हुआ।
अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर एक नया मोर्चा तैयार किया। उस समय इस नए अलायंस में कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हुई। इसमें ममता बनर्जी की टीएमसी और जयललिता की अन्ना द्रमुक भी शामिल थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने गैर कांग्रेसी पार्टियों के समर्थन से सरकार तो बना ली, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद से एनडीए सरकार पर ग्रहण लग गया। जयललिता की अन्ना द्रमुक ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई और सिर्फ एक वोट से एनडीए सरकार गिर गई। साल 1999 पहली बार एनडीए सरकार गिरने के बाद 1999 में फिर से आम चुनाव हुए। इस बार जयललिता की पार्टी एनडीए से दूर रही। नतीजे आए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी अकेले 182 सीटों पर विजयी हुई। एनडीए को 299 सीटें मिली। अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए एनडीए एक मजबूत गठबंधन के तौर पर स्थापित हो गया। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव थोड़ा पहले कराने का सोचा, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया और इस वक्त कांग्रेस की जीत हुई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए और एनडीए सत्ता से बाहर हो गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद एनडीए ने सत्ता में धमाकेदार वापसी की। द्वारा स्थापित 336 सीटों पर शानदार जीत के साथ एनडीए ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1984 में कांग्रेस के बाद बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बनी जो अपने दम पर सरकार बनाने भर सीटें जीती। 2014 के बाद से केंद्र में लगातार 3 बार एनडीए की सरकार बन चुकी है और एनडीए देश में सबसे मजबूत अलायंस के तौर पर स्थापित हो चुका है। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 2 टीम बनकर तैयार है। पहला है एनडीए, जिसमें नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा है। तो दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लेफ्ट की पार्टियां शामिल है। अब इन दोनों में से किसका पाला भारी है, ये समझने के लिए 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में एनडीए ने 40 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंडिया को 9 तो पप्पू यादव एक सीट से निर्दलीय चुनाव जीते। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 36.51% वोट मिले, जबकि एनडीए को 45.47% वोट मिले। इसमें मांझी और कुशवाहा के वोट प्रतिशत शामिल नहीं है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19.46%, जेडीयू को 15.39%, आरजेडी को 23.11%, कांग्रेस को 9.48%, तो चिराग पासवान की पार्टी को 5.66% वोट मिले थे। गठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को 32.59%, जबकि एनडीए को 34.85% वोट मिले थे। आरजेडी के लिए एनडीए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आरजेडी के पास माना जाता है माई समीकरण, तो मुस्लिम और यादव को जोड़ भी दें तो 32% से ऊपर ये नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि 45-46% का आंकड़ा एनडीए छू लेती है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो एनडीए जो है उनके साथ एक बड़ा समीकरण है, जिसमें दलित भी हैं, ईबीसी भी है, ओबीसी भी हैं, अगड़ा भी हैं, मुस्लिम भी जेडीयू के साथ खड़ी रहती है, चिराग के साथ खड़ी रहती है, जीतन राम मांझी के साथ खड़ी हो जाती है। तो इनका जो एक वोट परसेंटेज होता है वो करीब 45 से 50 के बीच में हो जाता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं थे।
यानी अगर एनडीए के 34.85% वोट में चिराग पासवान के 5.66% वोट जोड़ दें तो एनडीए का वोट 40.51% हो जाएगा। दलित दो बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान एक बड़े चेहरे हैं, जिनका कि अपना ही वोट मैं बता रहा हूं कि 6% 7% के आसपास है, और दलित वोटरों को ये अपने तरीके से प्रभावित करते हैं। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर रहे हैं, और कई इलाकों में, अब मगध में जिस तरह से इस बार एनडीए बहुत कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जीतन राम मांझी तो उस मगध से चुनाव जीत करके आ गए। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ये दो बड़े दलित चेहरे अगर इनके साथ खड़े हो जाते हैं तो जो 19-20% जो दलित वोटर है उनका पोलराइजेशन, उनका ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं से एनडीए की तरफ दिखेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन का लिटमस टेस्ट होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।